तो दोस्तों आज हो गया 8 जुलाई 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार से पहले 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अहम मंत्रालय छीन लिया गया है तो सरकार को आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी इस्तीफा देना पड़ा है। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद से ऐसे समय पर इस्तीफा लिया गया है जब उनके मंत्रालय ने नए आईटी नियमों को लागू किया था, जिसको लेकर ट्विटर जैसे सोशल मीडिया कंपनियों से सरकार का टकराव चल रहा था। ऐसे में इनके इस्तीफे से विश्लेषक भी हैरान हैं। आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल से कुल 12 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है। दूसरी बड़ी खबर, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में पशुपति कुमार पारस को शामिल किए जाने का आज कड़ा विरोध जताया है। चिराग पासवान ने मंगलवार को कहा था कि दिवंगत रामविलास पासवान के भाई बागी सांसद को निष्कासित कर दिया गया है और उन्हें लोजपा के कोटे से केंद्र सरकार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पशुपति कुमार पारस को पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी से विद्रोह करने और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के लिए निष्कासित किया जा चुका है। इसी बीच पारस को केंद्रीय मंत्रियों की टीम में शामिल किए जाने को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना कड़ा विरोध जताया है। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली में 100 के पार पहुंचा पेट्रोल, 6 महीने में 16 रुपये से अधिक की हुई बढ़ोतरी। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, जिसके तहत दिल्ली में पिछले 6 महीनों में 16 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल प्रति लीटर 100 रुपये के पार हो गया है। अब आपको बता दें कि 1 जनवरी को जहां दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 83 रुपये 71 पैसे थी, तो वहीं बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जो दिल्ली में इतिहास के पेट्रोल के सबसे अधिक दाम है। चौथी बड़ी खबर, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा ने फ्री सीट के नए फॉर्मूले को ईजाद किया है। जिन सीटों पर पार्टी से प्रत्याशी की दावेदारी में 1 से अधिक दमदार नेता लगे हुए थे, उन सीटों को छोड़ दिया गया है। इन सीटों से जो जीतेगा पार्टी उसी का खैर मकदम करेगी। आपको बता दें कि ऐसी सीटों की संख्या 50 के करीब बताई जा रही है। हालांकि इन सीटों पर आम सहमति से पार्टी से एक ही प्रत्याशी चुनाव लड़े, इसके लिए प्रयास जारी रखे गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश मुख्यालय पर मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे से ही ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल के साथ ही प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष बैठे थे। पांचवी बड़ी खबर, अपने अलग अंदाज और बयानों के लिए चर्चित रहने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अब मोदी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दरअसल मोदी मंत्री परिषद के विस्तार में बिहार से जेडीयू के आरसीपी सिंह और लोजपा के पशुपति पारस को शामिल किया गया, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को स्थान नहीं मिल सका है। इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आपने जो नया कुर्ता पजामा सिलवाया है उसे संभाल कर रखिए। तेजस्वी यादव का शपथ होने वाला है, आपके लिए दर्शक दीर्घा में एक कुर्सी रखी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाने का बड़ा फैसला किया था। तब इस फैसले के कई राजनीतिक अर्थ निकाले गए थे। छठी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी कैबिनेट का पहला विस्तार किया। विस्तार से पहले 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, तो वहीं 36 नए चेहरे को कैबिनेट में जगह मिली है। आपको बता दें कि 7 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है, यानी कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसी के साथ ही मोदी कैबिनेट में प्रधानमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्या 78 हो गई है। आपको बता दें कि ये मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट में अधिकतम 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी अभी भी 3 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होना है, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी से ही तेज हो चुकी है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि आज ही वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन अवैसी ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा क्या था आपको हम बताते हैं। उन्होंने क्या लिखा था कि इंशाअल्लाह कल 8 जुलाई में उत्तर प्रदेश के नानापारा जिला बरहेज में मजलिस के कार्यालय का उद्घाटन करूंगा। उत्तर प्रदेश में तब्दीली का हिस्सा बनने के लिए आप ज़रूर शिरकत करें। ये साफ साफ संकेत असदुद्दीन अवैसी की तरफ ये मिल चुकी है कि AIMIM पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि तमाम सियासी पार्टियों में हलचल शुरू हो गई है। खास के तमाम तथा कथित सेकुलर पार्टियों के पेट में दर्द और साथ ही साथ गोदी मीडिया चैनलों में भी पेट दर्द शुरू हो गया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी ने यह साफ संकेत दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया कि सबका DNA एक है, हिंदू मुस्लिम एक है, धार्मिक पद्धति अलग है। मैं भी मानता हूं भागवत जी की पूरी इंसानियत की रगों में
संपूर्ण मानवता की रगों में हमारे अब्बा सबके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम का खून दौड़ता है। ये बिलीफ है, कोई माने ना माने। लेकिन सवाल यह है, अगर आप मानते हैं डीएनए एक है तो शादाब चौहान के हर नागरिक के 3 सवाल। सवाल नंबर 1, क्या फिर वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिस प्रकार से शूद्र और ओबीसी समाज का शोषण होता है उसके खिलाफ आप हैं? क्या आप डीएनए एक का हवाला देकर ओबीसी और दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं? अगर डीएनए एक है तो फिर धर्म के नाम पर एनआरसी और सीए क्यों आप लाना चाहते हैं? कि आप रद्द करेंगे? सवाल नंबर 3, अगर डीएनए एक है और सब कुछ है तो फिर बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकियों के खिलाफ क्या आप हैं? क्या आप मॉब लिंचिंग करने वाले आतंकियों के खिलाफ मानव सुरक्षा कानून बनाने के लिए, ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए सरकार को कहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है? क्या जो मुसलमानों पर, दलितों पर और पिछड़ों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले, कभी मंदिर से प्रवेश से रोका जाता है, कभी ओबीसी समाज को, मल्ला समाज को, कच्छप समाज का शोषण किया जाता है, कभी आदिवासियों का किया जाता है, कभी मुसलमान को देश से बाहर फेंकने की, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा बाहर फेंक दो, एक बयान आया कि मुसलमानों को काट देंगे, कहीं आया कि दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, कहीं आया कि ओबीसी समाज को हम अत्याचार करते हैं, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। क्या इस प्रकार से डीएनए एक का यही फॉर्मूला है? 2 बातें हैं भागवत जी, या तो आप उस हिंदुत्व के एजेंडे को नकार दीजिए जो सावरकर, गोलवलकर और हेगडेवार ने तैयार किया था कि कोई भी ईसाई और मुसलमान देश के लिए नहीं सोच सकता, अच्छा बंच ऑफ थॉट में लिखा था। अगर वाकई आप सबको एकजुट रखना चाहते तो हिंदुत्व के नाम पर नहीं, हिंदुस्तानी के नाम पर देश एकजुट होगा, जिस प्रकार देश की आजादी के लिए सब एकजुट थे चंद नफरतबाजों को छोड़ करके। या तो मोदी जी, योगी जी आपकी बात नहीं मानते, वरना आप झूठ बोल रहे हैं। या तो आपका फॉर्मूला है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। या तो आप देश को गुमराह कर रहे हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, किसानों पर हो रहे अत्याचार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, युवाओं की बेरोजगारी, छोटे कारोबारियों की सुरक्षा, तमाम मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा को, राफेल के घोटाले को छिपाना चाहते हैं, नफरत की आड़ में गंगा में बहती लाशों को छिपाना चाहते हैं। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मुद्दों के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। आखिरकार लक्ष्य क्या है? देश जानना चाहता है कि चुनाव के समय पर आपने जो बयान दिया, मैं बयान के विपरीत की बात नहीं कर रहा, बल्कि यह बात कर रहा हूं कि अगर आपको देशभक्ति की बात करना है तो पहले हिंदुत्व को छोड़ना पड़ेगा, वो प्राइमरी है। जब तक हिंदुत्व को नहीं छोड़ेंगे, गोलवलकर, हेगडेवार की विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे, देश एकजुट नहीं हो सकता।